जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अगर इन 35 प्रश्नों में से आपका 30 से अधिक प्रश्न सही हो रहा है तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है, आपका पेपर 100% निकलेगा। और अगर आपका 30 से कम प्रश्न सही हो रहा है तो और आप लोग को मेहनत करने का जरूरत है, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन यादव, एकनाथ शिंदे, विष्णु देवसाय और सिद्धारमैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूं कि ये मोहन यादव कहां के मुख्यमंत्री बने हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है ना। मोहन यादव कहां के मुख्यमंत्री बने हैं? तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और ये जो विष्णु देवसाय हैं ये कहां के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय बने हैं, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय बने हैं। ये दोनों आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि ये दोनों लोग नए नए मुख्यमंत्री बने हैं। और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये तो एकनाथ शिंदे मतलब है, ठीक है ना। एकनाथ शिंदे इज राइट आंसर। जैसे पेपर में ना जो प्रश्न पूछा जाएगा मतलब थोड़ा सा इधर उधर करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूजन में डाला जा सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और दीव और पांडुचेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर दमन एवं दीव हो जाएगा, ठीक है। दमन और दीव इज राइट आंसर। देखो ऐसे प्रश्न को मतलब ऐसे प्रश्न को लेकर मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप लोग को अपने दिमाग में बैठा लेना है। कई बार आप लोग जब पढ़ोगे ना तो नहीं कंफ्यूजन में पढ़ोगे। और देखो जैसे ही आप लोग का ये क्लास समाप्त होगा वैसे पूरा का पूरा पीडीएफ मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। मेरा एप्लीकेशन नीलेश डिफेंस करियर के नाम से है। आप लोग यूट्यूब जैसे प्ले स्टोर पर जब नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारोगे ना तो वहां पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। जितने लोग डाउनलोड कर चुके हो तो अच्छी बात है, और जितने लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो तो वो लोग जाकर प्ले स्टोर से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि जितना भी क्लास यूट्यूब पर होगा उसका पूरा का पूरा पीडीएफ जैसे आंसर सहित है वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। प्ले स्टोर में पीडीएफ क्लास नोट वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। कल का जो आप लोगों का क्लास हुआ था उसका पूरा पीडीएफ में जैसे एप्लीकेशन में डलवा दिया था, ठीक है ना। तो ये क्लास समाप्त होने के बाद मतलब 2-3 घंटे बाद जैसे उसमें मिल जाएगा, आप लोग चेक करते रहना। और जितने लोग भी जैसे एप्लीकेशन में परचेज वाला मतलब बाई कोर्स वाला ले लिए हो ना, तो मेरे भाई ऐसा नहीं कि बस बाई कोर्स लेकर और सोच रहे हो कि भाई हमारा पेपर निकल जाएगा। आप एक अच्छा नोट बनाना और उस नोट में जिस तरह से टॉपिक वाइज एप्लीकेशन में दिया गया ना, लिखा गया ना, तो उसको अपने कॉपी में लिखना है और पढ़ना है मेरे भाई। कम से कम 3 घंटा 4 घंटा लगे रहो तभी आपका पेपर निकलेगा। आप पढ़वे नहीं करोगे तो फिर आपका पेपर नहीं निकल पाएगा। मैं तो आप लोगों को वो कंटेंट दे रहा हूं जो पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और अगले बार जो पूछा गया था वो सारी चीजें मैं आप लोगों को दे रहा हूं, तो आप लोगों को याद करने की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो आप लोग याद करते रहना। आपका ये जो प्रश्न है सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो दमन और दीव है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अफगान की पहली यहाँ पर रहेगा, आप लोग पहली कर दो। देखो टाइपिंग में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है तो उसको आप लोग सुधार लिया करो। कभी कभी कुछ बोलने में भी मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता देते हो। अब से मतलब जैसे कोई भी क्वेश्चन कोई भी एक आध क्वेश्चन गलती होगा तो उसको मैं दोबारा कराऊंगा, ठीक है ना। अगर नहीं कराऊंगा तो फिर आप लोगों को एक बार बता देना है, उसको मैं कराऊंगा ही कराऊंगा और कई बार कराऊंगा ताकि वो फिर दोबारा मतलब कभी ना भूले। आपका अफगान की पहली लड़ाई कब हुई, ये जीडी 2023 में पूछा गया था, ठीक है ना। अफगान की पहली लड़ाई कब हुई? 1840 से 50, 1835 से 40, 1839 से 42, 1845 से 60 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफगान की पहली लड़ाई कब हुई? इसका राइट आंसर 1839 से 42 हो जाएगा, ठीक है ना। 1839 से 42 इज राइट आंसर। अफगान की पहली लड़ाई कब हुई? 1839 से 42 हो जाएगा, ठीक।
ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। तो वास्को डी गामा भारत कब आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न भी जीडी में 2023 में पूछा जा चुका है। वास्को डी गामा भारत कब आया, 1496, 1498, 1492 और 1493। शायद ये प्रश्न मैं 2-3 दिन पहले भी करा चुका हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1498 हो जाएगा, ठीक है ना। वास्को डी गामा भारत कब आया, तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया। वास्को डी गामा भारत कब आया, वास्को डी गामा भारत 1498 में आया, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सरस्वती। मेरे भाई इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है, ठीक है ना। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, केरल, उड़ीसा, उत्तराखंड और मणिपुर। तो हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, आपका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है ना। हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना, ठीक है ना। और देखो वैसे अभी आप लोग को ये लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे एप्लीकेशन में ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग लिख लेना, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर आंसर सहित मिलेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, गोवा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और सिक्किम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य मतलब आपका राजस्थान हो जाएगा। जब क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तब, ठीक है ना, पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका गोवा ही है। अगर पूछ देगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य आपका गोवा हो गया। और पूछ देगा कि क्षेत्रफल की मतलब जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, 2, 4 और 0 और 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं, तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, तो 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं। इस प्रश्न को लेकर मैं कंफ्यूजन में पड़ रहा था, फिर मैं गूगल करके देखा हूं तो वहां पर भी 2 ही दिखा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। देखो आज मैं आप लोगों का जितना भी प्रश्न करा रहा हूं ना, ये पूरा का पूरा प्रश्न 2023 में पूछा जा चुका है, और ये पूरा प्रश्न मतलब मेरे एप्लीकेशन में भी है। जो लोग मेरे एप्लीकेशन में जो फ्री स्टडी मटेरियल दिया गया है और जो प्रीवियस ईयर वाला प्रश्न दिया गया है, जो लोग वहां से पढ़ रहे होंगे ना, तो वो लोग फायदा उठा रहे होंगे। और वहां से पढ़ने के बाद आप कहीं भी जाकर टेस्ट लगा लेना, आप लोग देखना आपका स्कोर अच्छा आएगा। जो फ्री स्टडी मटेरियल वाला है ना मेरे एप्लीकेशन में, वहां जितना भी जीके जीएस डाला गया है, अगर आप लोग उसको अच्छे से पढ़ रहे हो ना, एक नोट बनाकर वो सारी चीजें अपने कॉपी में लिख रहे हो ना, तो मेरे भाई आप कहीं भी जाकर टेस्ट लगाओगे, आर्मी, जीडी हो, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे डब्ल्यूएमपी हो, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। आप लोग देख लेना, ठीक है ना। जब तक आप लोग देखोगे नहीं, अब मेरे कहने से तो होगा नहीं, आप लोग खुद देखना, उसके बाद से पता चल जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है ना। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और असम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा, ठीक है ना। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। 2011 के जनगणना से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो पूरा आप लोग को याद कर ही लेना है, ठीक है ना। जब तक आप लोग याद नहीं उसको करोगे तब तक समझो आपके पेपर में दिक्कत होना ही है, क्योंकि अगली बार जब पेपर हुआ था तो 2011 के जनगणना से रिलेटेड मतलब काफी सारा प्रश्न पूछा गया था। तो अभी देखो मैं 2011 से मतलब 2011 के जनगणना से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनेगा ना, जैसे मैं पूरा का पूरा प्रश्न इकट्ठा करके अपने एप्लीकेशन में डाल दूंगा, जैसे फ्री वाले में डाल दूंगा, जो टॉपिक वाइज वाला प्रश्न है तो उसमें मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग को इकट्ठा पूरा प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी जितना भी टॉपिक वाइज है, जो लोग बोलते हैं कि टॉपिक वाइज प्रश्न कराए, मतलब हमको बोलते हैं कि आप टॉपिक वाइज प्रश्न कराया करो, तो भाई टॉपिक वाइज पूरा मेरे एप्लीकेशन में है, बाई कोर्स वाले में, ठीक है ना। और फ्री वाले में भी मतलब डालूंगा, अभी उसमें है नहीं लेकिन जैसे पूरा का पूरा उसमें भी मैं डालूंगा। तो आप लोग अपने हिसाब से तैयारी करते रहो, मैं सारी चीजों को इकट्ठा करके आप लोग के सामने रखूंगा, पढ़ना तो आप ही लोगों को पड़ेगा, ठीक है ना। सूर्य किरण अभ्यास है कि भारत और किन देशों के मध्य होता है, तो सूर्य किरण अभ्यास भारत और किन देशों के मध्य होता है। नेपाल, जापान, इंडोनेशिया और चीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य किरण अभ्यास भारत और किन देशों के मध्य होता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर नेपाल हो जाएगा। सूर्य किरण अभ्यास भारत और किन देशों के मध्य होता है, तो सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है, ठीक है ना। सूर्य किरण अभ्यास भारत और किन देशों के बीच होता है, तो सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया। तो अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 5 अगस्त 2020, 2 अगस्त 2020, 2 जुलाई 2020 और 2 अगस्त 2020। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर 5 अगस्त 2020 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, यहाँ पर नोबेल पुरस्कार रहेगा ना, तो एबेल पुरस्कार लिखा गया है, एबेल पुरस्कार, भारत रत्न नहीं, यहाँ पर एबेल पुरस्कार ही रहेगा। एबेल पुरस्कार, भारत रत्न और नीचे आपका दिया है नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है तो वो भारत रत्न होता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है। अभी भारत रत्न मतलब किसको मिलेगा 2024 में, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ, ठीक है ना, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 2-3 बार बता चुका हूँ। जैसे बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी हैं, उनको मतलब भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है ना। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। 2024 में भारत रत्न किसको मिलेगा, तो कर्पूरी ठाकुर को 2024 में भारत रत्न मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है ना। प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। अभी आप लोग
आपके 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं। अब जीएस की तरफ चलते हैं, सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य विज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है जो कल गलती हो गया था, ठीक है ना। ये प्रश्न कल गलती हो गया था तो हमारे कुछ साथी लोग कमेंट करके बोले भी थे। चलो ये बात तो अच्छा है, जैसे कोई प्रश्न गलती हो जाता है ना, जैसे मैं जब यहाँ पर जैसे क्लास कराता हूँ, मतलब कोई भी प्रश्न मिस्टेक हो जाता है तो जितने लोग भी इस चैनल से पढ़ाई करते हैं ना, वो लोग बहुत अच्छे से कमेंट करके बता देते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं सर, कुछ लोग बोलते हैं नीलेश भाई आप ऐसा ये वाला जो क्वेश्चन बताए थे उसका ये राइट आंसर नहीं होगा, वो गलत हो गया, उसका राइट आंसर दूसरा होगा। तो ये देखकर हमें काफी अच्छा लगता है मेरे भाई। बस यही प्यार आप लोगों का चाहिए, ठीक है ना। और इसी प्यार की वजह से मतलब मैं दिन रात जैसे एक करके पूरा क्वेश्चन बनाता हूँ, उसके बाद से आप लोगों के लिए क्लास कराता हूँ, चाहे 12 बज जाता है चाहे 1 बज जाता है, हमेशा क्लास कराते रहता हूँ। बस ये जो आप लोगों का प्यार है ना मेरे भाई, दिल को छू लेता है। मतलब एक तो आप लोग फौज का तैयारी कर रहे हो, दूसरा नंबर मैं भी फौज का तैयारी काफी दिनों से करता हूँ, आप सभी लोगों को पता होगा। और मैं तो दौड़ भी मार और के सारी चीजें मतलब कर चुका हूँ, लेकिन बस एक कागज की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो मैं जब देखता हूँ ना, चलो यार हमारे जैसे ही आप लोग भी होंगे, आप लोग भी सोच रहे होंगे यार अगर फौज का वर्दी नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों के मन में चल रही होंगी। तो जब आप लोग ऐसा बोलते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है, मैं सोचता हूँ चलो हमारे जैसे सभी भाई हैं। तो अभी मतलब ये जो प्रश्न है गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, ठीक है ना। गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो पहला इसका मतलब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ये देखो बहुत बार पूछा जा चुका है तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अगले बार मैं तीसरा बोल दिया था, ठीक है ना, लेकिन ये गलत है। गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो पहले नियम को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मटर के दाने के समान कौन सी ग्रंथि है, मटर के दाने के समान कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है ना। मटर के दाने के समान कौन सी ग्रंथि है, तो मटर के दाने के समान पीयूष ग्रंथि है। मटर के दाने के समान कौन सी ग्रंथि है, तो मटर के दाने के समान पीयूष ग्रंथि है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो मानव वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है, माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज है। ये भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। मानव वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो मानव वीर्य में फ्रुक्टोज पाई जाती है, ठीक है ना। फ्रुक्टोज इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर और लैक्टोमीटर। तो रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं, ठीक है ना। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। और दूध से दही जमने में मतलब दूध से जो दही जमता है किसके कारण होता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से काफी सारे प्रश्न बनते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है त्वरण की इकाई क्या है, त्वरण की इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन और पास्कल है। तो त्वरण की इकाई क्या है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि त्वरण की इकाई क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। त्वरण की इकाई क्या है, तो त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। त्वरण की इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डाइन किसका मात्रक है, कार्य, ऊर्जा, बल और त्वरण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइन किसका मात्रक है, तो ये डाइन बल का मात्रक है, ठीक है ना। डाइन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। डाइनिया किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। एक बार और मैं आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, इसका राइट आंसर पोटेशियम
पोटेशियम हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम इज राइट आंसर। सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपका पोटेशियम है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम, पारा, सीसा और चांदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सीसा हो जाएगा, ठीक है ना। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर सीसा हो जाएगा। गैलेना आपका सीसा इज राइट आंसर, ठीक है ना। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना सीसा का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। जीडी में पूछा गया था 2023 में, ठीक है ना। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सोना, चांदी, पारा और सीसा। तो इसका राइट आंसर आपका पारा हो जाएगा, ठीक है ना। पारा इज राइट आंसर। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पारा इज राइट आंसर। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? सिरका, आशुत जल और समुद्री जल और नींबू का रस है। तो इसका राइट आंसर आशुत जल हो जाएगा, ठीक है ना। किसका पीएच मान 7 होता है? तो आशुत जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये तो आप लोगों को बताने का जरूरत ही नहीं है। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पैराशूट बनने में किसका उपयोग किया जाता है? पैराशूट बनने में किसका उपयोग किया जाता है? बैकेलाइट और टेफ्लॉन और पीवीसी और पीएस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पीवीसी हो जाएगा, ठीक है ना। पैराशूट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो पैराशूट बनाने में पीवीसी का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। पीवीसी का उपयोग किया जाता है पैराशूट बनाने में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक, नील्स बोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका रदरफोर्ड हो जाएगा। नाभिक का खोज किसने की? तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की, ठीक है ना। नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की। अभी देखो जितने लोग भी मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हो, नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन को, तो मतलब उसमें जैसे कुछ लोग बाई कर रहे हैं, अभी नया नया डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो लोग सोच रहे हैं कि मैं जो बाई कर रहा हूँ वो पीडीएफ कहाँ पर आ रहा है? तो वो पीडीएफ परचेज वाले ऑप्शन में आएगा मेरे भाई। परचेज वाले ऑप्शन में जाओगे ना तो वो पीडीएफ आपका पड़ा रहेगा। उसमें 2000 जीके जीएस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 300 स्पेशल जीएस का प्रश्न देखने को मिलेगा और टॉपिक वाइज पूरा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये सिर्फ आप लोगों को देखना नहीं है, ये सारी चीजें अपने कॉपी में लिखना है। कुछ लोग बोल रहे थे कि पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दीजिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दीजिए। मेरे भाई आप फौज का तैयारी कर रहे हो और आप इतना नहीं कर सकते हो, आपको बना बनाया मिल रहा है, यहाँ पर सारी चीजों को विस्तार से लिखा गया है, तो आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से नहीं लिख सकते हो। जब इतना तो कर ही सकते हो मेरे भाई। और मेरा एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना, जिस दिन आप एक अच्छा सा नोटबुक बना लिए और मतलब जैसे कलरफुल आप कलम ले लिए, जैसे आपका नीला हो गया और रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ऐसे कलर का आप पेन ले लिए और उसमें जैसे एप्लीकेशन में जितना भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन दिया गया है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया गया है, उन सारी चीजों को अपने कॉपी में जिस दिन से आप लिखना चालू कर दिए ना अपने हिसाब से, आप लोग देख लेना उस दिन से आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ये जो आलस है ना, मतलब जितने लोग सोचते हैं कि डाउनलोड वाला ऑप्शन रहता तो अच्छा रहता, हमको कुछ करना नहीं पड़ता, तो मेरे भाई ये आलस आप लोग भगा दो। आप लोग देखना जिस दिन आप अपने खुद नोट बनाओगे ना, उस दिन से आपका तैयारी और आज के तैयारी से बहुत फर्क रहेगा। आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो मैं तो आप सभी लोगों से यही बोलूंगा कि आप लोग काम चोर ना बनो, आप लोग एक अच्छा सा नोट बनाओ। मैं तो खुद जब जैसे आर्मी का पेपर अगले बार दिया था तो एक अच्छा नोट बनाया था और मतलब जैसे जो मुझे याद हो जाता था उस पर मैं ट्रिक मार देता था कि हाँ ये मुझे याद हो गया है, और मैं दूसरे को अपना कॉपी दे देता था, अपना नोट दे देता था और बोलता था कि यार ये पूछो। तो जब वो बंदा पूछता था ना तभी भी याद रहता था, तभी भी भूल जाते थे, तभी भी मतलब फिर दोबारा जब बताते थे ना तब कभी नहीं भूलते थे। तो ऐसे आप लोगों को भी करना है, ठीक ना। इन छोटी छोटी बातों पर आप लोगों को ध्यान देना है मेरे भाई। एक अच्छा
अच्छा नोट बनाओ और एप्लीकेशन का सारा मटेरियल अपने नोट में लिखो। उसके बाद से एक बार अच्छे से पढ़ो, जब भी शाम सुबह पढ़ने बैठो ना तो उसको कई बार उसको मतलब पढ़ते रहो। उसके बाद कहीं भी जाकर टेस्ट लगाओ, फिर देखो उसका मजा अलग रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग करो। अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? वायु, सीमेंट, जल और बारूद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जल हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो जल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मोजले की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है। जीडी में 2023 में पूछा गया था। मोजले की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है 7, 9, 12 और 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा, ठीक है ना। मोजले की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। मोजले की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। अभी आप लोगों के जीके के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और जीएस के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब रीजनिंग की तरफ चलते हैं। आपका रीजनिंग का सबसे पहला प्रश्न है कि यदि इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना का अंतिम कोड क्या होगा? देखो अंतिम कोड पूछ रहा है तो इसमें तो आप लोगों को कंफ्यूजन में पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। जैसे पी लिखा है ना, पी का मतलब प्लेस वैल्यू क्या होता है? 16 होता है। पी कितना नंबर पर आता है? तो P आपका 16 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 16 लिख दिया है। फिर I 9 नंबर पर आता है, 9 लिख दिया है। फिर P 16 नंबर पर आता है, 16 लिख दिया है। E 5 नंबर पर आता है, 5 लिख दिया है। तो सेम उसी तरह से इसको भी लिख लेते हैं और सभी का लिखने का जरूरत ही नहीं है। बोल रहा है कि इतने का अंतिम कोड क्या है, ठीक है ना, लास्ट वाला कोड क्या है। तो यन लास्ट में यन है ना, तो यन कितना नंबर पर आता है? यन आपका 14 नंबर पर आता है, ठीक है ना। और 14 में लास्ट में क्या है? लास्ट में 4 है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। देखो बस इतना ही अग्निवीर के पेपर में पूछेगा। अब ये नहीं सोचना कि इससे हार्ड पूछेगा, इससे हार्ड पूछा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि अगली बार मैं खुद पेपर दिया था, मुझे खुद पता है, ठीक है ना। बस आप लोग को थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। यहाँ पर बोला जा रहा है निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। यहाँ पर दिया है B 25Y और फिर D 23W और F 21U, मतलब F 21U। उसके बाद से आपके सामने कुछ ऑप्शंस दे दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसमें आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ठीक है ना। जब थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे ना तो आप गलती नहीं करोगे। आपका निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? देखो ध्यान से समझो, ये B दिया है ना, B के बाद 25 दिया है ना, ये Y कितना नंबर पर आता है? ध्यान देना, ठीक है ना। ये Y कितना नंबर पर आता है? Y 25 नंबर पर आता है, ठीक है ना। तो Y के पहले 25 लिख दिया है और उसके बाद से D आपका दे दिया है और D के बाद जैसे W दिया है तो W कितना नंबर पर आता है? W आपका 23 नंबर पर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 23 दे दिया है W के पहले। उसके बाद से F U कितना नंबर पर आता है? U आपका 21 नंबर पर आता है, ठीक है ना। तो U आपका 21 नंबर पर आता है, तो U के पहले 21 दे दिया है, ठीक है ना। उसके बाद से आगे बोला है इसी तरह से मतलब बढ़ता रहेगा। तो आगे आप लोगों को क्या देखना है? देखो ये भी आप लोगों को देखना है। यहाँ B दिख रहा है ना, B के बाद से D दिख रहा है, तो B में 2 जोड़ दिया है, B C D, D आ गया है। फिर D में 2 जोड़ा है, D E F, तो F आ गया है। उसके बाद से F में क्या जोड़ेंगे? F में G H मतलब जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो I आ जाएगा। अब देखते हैं नीचे I कहाँ तक है। I हाँ I यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। तो यही वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि T कितना नंबर पर आता है? T आपका 20 नंबर पर आता है, तो T के पहले मतलब देखो 20 लिखा गया है। और इसी तरह से इधर भी है, आप लोग देखो यहाँ पर U कितना नंबर पर आता है? U 21 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 21 दे दिया है। तो इसमें यही मैटर है, ठीक है ना। बाकी अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। आपका C दे दिया है, D दे दिया है, F दे दिया है और I दे दिया है। आपका C दे दिया है, D दे दिया है, F दे दिया है और I दे दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आसानी से इस प्रश्न को हल कर लोगे। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर C दिया है ना, फिर उसके आगे D दिया है, तो C दे दिया है, उसके बाद से D दे दिया है, मतलब C में 1 जोड़ दिया है, D हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद से F दे दिया है, यहाँ पर F दिया है, तो मतलब D में कितना जोड़ा है कि F आ गया है, D में 2 जोड़ा है, ठीक है ना। जैसे D E F है, F आ गया है, तो इसके बाद से F पर से I आ गया है, तो मतलब I
आई में कितना जोड़ा है, जैसे एफ में कितना जोड़ा है कि आई आ गया है, तो एफ में 3 जोड़ा है तो आई आ गया है, ठीक है ना। जैसे एफ जी एच आई, आई मतलब एफ में 3 जोड़ा है तो आई आ गया है, ठीक है ना। उसके बाद से देखो यहाँ 1 जोड़ा है, यहाँ 2 जोड़ा है, यहाँ 3 जोड़ा है, तो आगे 4 जोड़ देंगे। अब यहाँ पर आई दिया है तो आई में 4 जोड़ देते हैं। आई कितना नंबर पर आता है, आई आपका 9 नंबर पर आता है। 9 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 4 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। और 13 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, 13 नंबर पर आपका यम आता है, ठीक है ना। आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ा ना। देखो सी डी है ना, तो सी डी के मतलब 1 जोड़ा है, उसके बाद से 2 जोड़ा है, उसके बाद से 3 जोड़ा है, तो आगे 4 जोड़ दिए हैं आई में, ठीक है ना। तो यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि किसी कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इतना को किस प्रकार से लिखा जाएगा। एच ई ओ सी आई सी ओ और आई डी पी और आई एफ सी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, फटाक से बताओ। यदि किसी कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इतना को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो समझ लेते हैं। यहाँ पर सी है, उसके बाद से सी के बाद से यहाँ पर डी है, यहाँ पर ओ है, ओ के बाद से पी है, यहाँ पर सी है, सी के बाद से फिर डी है, फिर के के बाद से एल है। तो इसमें तो कुछ नहीं किया गया है। इसमें तो एच के बाद से आई आ जाएगा, ई के बाद से क्या आ जाएगा, ई के बाद से एफ आ जाएगा, और एन के बाद से क्या हो जाएगा, एन के बाद से ओ आ जाएगा। तो आई एफ और ओ आ जाएगा, ठीक है ना। आई एफ और ओ आ जाएगा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। वैसे आप लोग खुद देखो, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर सी के बाद से डी आ गया है, उसके बाद से ओ के बाद से पी आ गया है, ओ पी, उसके बाद से सी के बाद से फिर डी आ गया है, फिर के बाद से एल आ गया है। मतलब एक बस जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। सी में 1 जोड़ा जा रहा है तो डी आ जा रहा है, ओ में 1 जोड़ा जा रहा है तो पी आ जा रहा है, सी में 1 जोड़ा जा रहा है तो डी आ जा रहा है, के में 1 जोड़ा जा रहा है तो एल आ जा रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो आई आ जाएगा, उसके बाद से ई में 1 जोड़ेंगे तो एफ आ जाएगा, एन में 1 जोड़ेंगे तो ओ आ जाएगा। तो आई एफ ओ इसका राइट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं आई एफ ओ नहीं है तो भाई आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है, ये ओ बना लो, ठीक है ना। उसके बाद से यही राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो, जैसे आप आर्मी का पेपर देने जा रहे हो और कुछ इस टाइप का प्रश्न आपके सामने आ जा रहा है रीजनिंग का, जैसे मतलब वो जो प्रश्न है ना उसका जो राइट आंसर हो रहा है आपको एकदम कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमारा राइट आंसर हो रहा है, और उसका राइट आंसर यहाँ पर नहीं दिया है ना, तो आप लोग को वो प्रश्न छोड़ देना है। जब उस प्रश्न को छोड़ दोगे ना तो इसका नंबर आपको मिलेगा, और आप जब गलती कर दोगे ना तो शायद आपको नंबर नहीं मिल सकता है। और जब आप प्रश्न को छोड़ दोगे ना तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा, मतलब जैसे उधर मतलब आप लोगों को नंबर मिलेगा जब ये मतलब आपका ये सही रहेगा और इधर गलती रहेगा, तो ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओ ये दिशा वाला आ गया। रिया 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है और बाएं मुड़ जाती है और 250 मीटर चलती है। वह अपनी प्रारंभिक अवस्था के संबंध में किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। देखो इसको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, एकदम आसान है। देखो एक बात आप लोग जैसे दिमाग में बैठा लेना, यहाँ बोला जा रहा है कि रिया 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है, कितना मीटर, 500 मीटर। उसके बाद से बाएं मुड़ जाती है और 250 मीटर चलती है। बोल रहा है कि बाएं मुड़ जाती है और कितना चलती है, बाएं मुड़कर 250 मीटर चलती है, ठीक है ना। तो देखो ये यहाँ पर आप लोग को एक बात समझना है, ये जो 500 मीटर दे रहा है ना और ये जो 250 मीटर दे रहा है, तो दूर दूर तक इससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो और लास्ट में देखो, और लास्ट में बोला जा रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक अवस्था के संबंध में किस दिशा में है, बस दिशा पूछा जा रहा है। अगर पूछा जाता कि वह अपनी प्रारंभिक अवस्था के संबंध में कितनी दूरी और किस दिशा में है, तब जाकर इससे हम लोग का संबंध रहता, लेकिन दूरी तो पूछ नहीं रहा है, तो भाई इससे कुछ संबंध नहीं है। इस टाइप का जहां भी प्रश्न देखने को मिलेगा, अगर वहां पर आप लोग को जैसे जैसे दूरी नहीं पूछा गया रहेगा, बस दिशा पूछा गया रहेगा, तो इसको आप लोग भूल जाना कि कोई 500 मीटर है, कोई 250 मीटर है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। यहाँ बोल रहा है कि
रिया 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है, यहाँ से 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है। तो भाई उत्तर ऊपर की ओर ऊपर के तरफ होता है, तो 500 मीटर उत्तर की ओर चल दी, ठीक है ना। इधर आपका 500 मीटर मैं लिख देता हूँ। उसके बाद से बोला जा रहा है कि और बाएं मुड़ जाती है, कहाँ मुड़ती है, उत्तर से बाएं इधर होगा, ठीक है ना। बाएं मुड़ जाती है और 250 मीटर चलती है, मतलब 250 मीटर चलती है बाएं मुड़कर, ठीक है ना। उसके बाद से बोला जा रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक अवस्था के संबंध में किस दिशा में है, तो यहाँ से वो चलना प्रारंभ की थी, ठीक है ना। और बोला जा रहा है कि वो अपने प्रारंभिक जैसे प्रारंभिक अवस्था के संबंध में किस दिशा में है, तो वो इस दिशा में है ना। तो इस दिशा का नाम क्या है, आप लोग देखो, ऊपर वाले का नाम उत्तर है, नीचे वाले का नाम दक्षिण है, इधर राइट वाले का नाम पूरब है और लेफ्ट वाले का नाम पश्चिम है। उसके बाद से इधर से आपका एक और दिशा बनेगा, ठीक है ना, 8 दिशा आपका बन जाएगा। ये जो आपका दिशा है, ये जो आपका दिशा है ना, ये दिशा आपका उत्तर और पश्चिम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर उत्तर हो गया और यहाँ पर पश्चिम हो गया, तो इस दिशा को उत्तर पश्चिम कहते हैं। और जैसे बाकी दिशा के बारे में आप लोग बाद में जानना, जब दिशा वाला चैप्टर पढ़ोगे तो, ठीक है ना। तो उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोग के 35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और ये पूरा का पूरा PDF आप लोगों को जैसे मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। मेरा एप्लीकेशन नीलेश डिफेंस करियर के नाम से है। अगर आप उसको डाउनलोड नहीं किए हो तो प्ले स्टोर में जाकर आप लोग उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। और तैयारी करते रहो, तैयारी लगातार करते रहोगे तो पेपर निकल जाएगा।